हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। आज की वीडियो में हम पॉलिटी का अमेंडिंग एक्ट 1781 को देखेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमने पहले की वीडियोस में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ लिया था। उसके बाद हमें पढ़ना है अब अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। सो हमें स्टार्ट करते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 से। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया क्यों था? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 फेल हो गया था, इस वजह से अमेंडिंग एक्ट आया था। इस अमेंडिंग एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। इसको हम डिक्लेरेटरी एक्ट भी बोलते हैं। इस अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ने क्या किया था? इसने सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल, इनके बीच का जो रिलेशनशिप था उसको एस्टेब्लिश किया था। इनके बीच में जो पावर्स अनडिवाइडेड थी उनको डिवाइड किया था। पहली बार इस एक्ट से सेपरेशन हुआ था पावर का, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन हुआ था फ्रॉम द जुडिशरी। इसमें बताया गया था कि जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है, दोनों की पावर्स अलग अलग हैं। इसमें ये क्लैरिफाई किया गया था, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं किया गया था। लेकिन ये भी क्या था? इनफ नहीं था, ये भी फेल हो गया। बट इट वाजंट इनफ एंड इट बिकम ऑल्सो फेल बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। किसको सपोर्ट नहीं कर रही थी? ज़्यादा ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है, जो लॉ वगैरह बना रही है, इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए कॉपरेट नहीं कर पा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए ये अमेंडिंग एक्ट भी फेल हो गया। इसके बाद आता है फिट्स इंडिया एक्ट, जो कि आता है 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स कौन थे? तो पिट्स थे पीएम ऑफ द इंग्लैंड। वो इस लॉ को लेकर आते हैं, इस एक्ट को लेकर आते हैं। ये क्या करते हैं? डबल गवर्नमेंट सिस्टम लेकर आते हैं। डबल गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि पावर्स को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट पावर्स क्या करते हैं? पावर्स को ढंग से स्प्लिट करते हैं। कैसे करते हैं? एक बना देते हैं ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दूसरी होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है कि इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी इलेक्ट करती है इसके मेंबर्स को, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया था। जब हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रक्चर को पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। इसको पावर दे दी गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, ये केवल कॉमर्शियल डिसीजंस ले सकते हैं। इनसे सारे राइट छीन लिए गए और केवल उनको कॉमर्शियल डिसीजंस लेने की ही परमिशन दी गई। और ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये परमिशन दी गई कि वो जितने भी मिलिट्री, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क होंगे उनके डिसीजन बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि
फिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 सिर्फ इसलिए पास किया गया था ताकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना कंट्रोल ढंग से कर सके, जो कि वो नहीं कर पा रही थी इनिशियली, इसलिए इसको पास किया गया था। इसमें ये भी बताया गया कि कौन कौन सी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, कॉमर्शियल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है। डिस्टिंग्विश्ड किया था इसने, क्या किया था, डिस्टिंग्विश्ड। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें पहली बार इन्होंने टर्म यूज़ किया था ब्रिटिश टेरिटरी। ब्रिटिश टेरिटरी बोल दो या ब्रिटिश का पजेशन। ब्रिटिश टेरिटरी और ब्रिटिश पजेशंस पहली बार इन्होंने यूज़ किए थे टर्म 1781 में। इन्होंने इसी एक्ट से मैंडेटरी कर दिया। क्या मैंडेटरी करा कि कोई भी बिल आता है, कोई भी पॉलिसी आती है, उसको अगर ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आती है तो वो सबसे पहले रेक्टिफाई की जाएगी बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सबसे पहले किसी भी पॉलिसी को रेक्टिफाई करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट, देन वो पॉलिसी वैलिड होगी, अन्यथा वो वैलिड नहीं होगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कंपनी क्या बन गई, एक सबऑर्डिनेट बनकर रह गई। क्या बनकर रह गई, सबऑर्डिनेट बनकर रह गई कंपनी। अब कंपनी पर कंट्रोल कौन कर रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रही थी। लेकिन ये एक्ट भी एज वी नो फेल हो गया, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, इसको भी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिली। क्लैरिटी नहीं मिली यानी कि अनक्लियर लॉ, अनक्लियर लॉ, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि 1773 का फेल होता है क्योंकि उसका अनक्लियर लॉ था। इसकी भी यही प्रॉब्लम थी कि अनक्लियर लॉ था, इसलिए ये फेल हो जाता है। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793 आता है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1793, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो गवर्नर जनरल होता है बंगाल का, उसकी पावर्स को बढ़ाया जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर्स को इंक्रीज किया जाता है। और कैसे इंक्रीज किया जाता है, इसका मतलब ये था जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जब भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ पर आएगा, मद्रास आए चाहे बॉम्बे आए, तो ज़्यादा मान्यता गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की होगी बजाय बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स के कंपैरिजन में। यानी कि डोमिनेशन किसका हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डोमिनेशन कर दिया गया। इसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया कि कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शन है वो केवल और केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही होंगे। कंपनी के जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस होंगे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर होंगे, ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ पर होंगे। और अब जो सैलरी वगैरह होगी, सैलरी होगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, स्टाफ की, उस सैलरी को भी कौन देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, ना कि गवर्नमेंट। इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी 5 लाख रुपए देगी सालाना, 5 लाख रुपीज़ देगी इंडियन रेवेन्यू से। इंडियन रेवेन्यू में से कितना देगी, 5 लाख रुपीज़ फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू एनुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसी में कंट्री ट्रेड, जिसको हम प्रिविलेज ट्रेड भी बोलते हैं, प्रिविलेज ट्रेड भी
आया, इसी एक्ट के थ्रू आया, कंट्री या फिर प्रिविलेज ट्रेड। इसमें क्या था कि जो ओपीएम था ना, उसको चाइना के साथ ट्रेड करते थे। इंडियन ओपीएम को चाइना के साथ, चाइना में जाके ट्रेड करना ही प्रिविलेज या फिर कंट्री ट्रेड कहलाया। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। कंट्री ट्रेड या प्रिविलेज ट्रेड कौन से एक्ट से आया? तो एक्ट ऑफ 1793 से आया। लेकिन इसमें 20 ईयर्स के लिए मोनोपोली को फिर से बढ़ा दिया। किसकी मोनोपोली को बढ़ा दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली जो थी उसको 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। अब आता है इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1813। मैंने बोला था हर 20 साल में आएगा, तो पहला 1773 में आया, उसके बाद 1793 में आया, देन अब आता है 1813 में। 1793 के बाद और 1813 से पहले, 1813 से पहले इसमें राइज होता है 1806 में नेपोलियन का। और ये जो नेपोलियन होता है, नेपोलियन बोनापार्टा, ये करता है नेपोलियन वॉर छिड़ता है, नेपोलियन वॉर। और इस वॉर से वो क्या लगा देता है? इंग्लैंड पे सैंक्शन लगा देता है। इंग्लैंड पर क्या लगा देता है? सैंक्शन लगा देता है। इस सैंक्शन की वजह से इंग्लैंड बहुत ज़्यादा लॉस्ट में जाता है। जब इंग्लैंड बहुत ज़्यादा लॉस्ट में जाता है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बात समझ में आ रही थी, अगर वो इंडिया के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की सिर्फ मोनोपोली रहने देते हैं तो इससे इंग्लैंड को बिल्कुल भी अब फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब ये मोनोपोली ख़त्म करने का वक्त आ गया है, क्योंकि इंग्लैंड हमारा लॉस्ट में चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया? ऑलमोस्ट एंड ऑफ द मोनोपोली, मोनोपोली को बिल्कुल लगभग ख़त्म कर दिया। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली एंड ऑफ द मोनोपोली, इट इज़ ऑलमोस्ट एंड, लगभग ख़त्म कर दिया। लगभग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो जगह पर अभी भी मोनोपोली थी। एक था ट्रेड, चाइना के साथ ट्रेड विद चाइना, और दूसरा था टी ट्रेड, टी, चाय और चीन, इन दो पर अधिकार था अभी भी। किस चीज़ का? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटिश के मर्चेंट्स जो थे, ब्रिटिश मर्चेंट्स, उनको परमिशन दे दी गई, उनको लाइसेंस दे दिया गया कि वो कहीं इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। कौन से चार्टर एक्ट से मिला? ये 1813 के चार्टर एक्ट से। अब ये बोल दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल और केवल क्या है? हमारी एजेंट है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल और केवल एजेंट है, कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। ये एक डिपेंडेंट पावर है, इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। ये फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया। पहली बार इस एक्ट से क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दी गई कि वो इंडिया में आए और इंडिया में अपनी धर्म का प्रचार करें। 1813 के एक्ट से ये बात हुई कि क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आए और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चालू किया। नेक्स्ट एक्ट आता है एक्ट ऑफ 1833। 1833 कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो जाता है इसमें। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन मतलब कंप्लीट कॉलोनाइजेशन हम बोल सकते हैं। एक तरह से कॉलोनाइजेशन के लिए ही होता है सेंट्रलाइजेशन। बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो बंगाल को दे दी गई कम्प्लीटली। मतलब जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी, लेजिस्लेटिव पावर थी वो बंगाल को दे दी गई। गवर्नर जनरल, जो कि पहले बंगाल का बोला जाता था, अब बोला जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाएगा। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
जो बना था वो था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। सारे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनको एबोलिश कर दिया गया। अब कोई भी प्रोविंशियल में असेंबली नहीं रहेगी। कोई भी जो प्रोविंसेस थे उनमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन सबको एबोलिश कर दिया गया। उनको एबोलिश कर दिया गया। एक वर्ड आता है कोडिफिकेशन। उन्होंने इस एक्ट से क्या किया, कोडिफिकेशन कर दिया। कोडिफिकेशन मीन कि हर पूरे इंडिया में हर एक जगह सेम लॉ लागू कर दिए। और ये सेम लॉ लागू इसलिए भी किए थे क्योंकि अगर सब जगह अलग अलग लॉ रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। जैसे कि अगर कोई मर्चेंट आ रहा है इंडिया में ट्रेड करने के लिए, वो आता है पहले सिंध प्रोविंस में आता है, फिर पंजाब प्रोविंस में आता है। तो सिंध प्रोविंस में कम टैक्स लगता है, पंजाब में ज़्यादा लगता है, तो इससे ब्रिटिश मर्चेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसलिए पूरी इंडिया में जितने भी प्रोविंस थे उन सब जगह एक ही लॉ लगा दिया गया कि सब जगह एक ही कानून होगा, जिससे ट्रेड करने में बहुत आसानी रहेगी। और पहला लॉ कमीशन भी बनाया गया। क्या बनाया गया? फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया, जिसको चेयरपर्सन थे मकौले। मकौले वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन। इसी एक्ट से इंडिया में जो स्लेवरी थी उसको एंड किया गया 1843 में बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ये 1843 में क्या निकाला गया, ये एक्ट निकाला गया कि हम इंडिया में स्लेवरी को ख़त्म कर रहे हैं। बट इट ऑल वॉज ऑप्टिक्स। सब कुछ क्या था, एक शो ऑफ टाइप था कि हम इंडिया में स्लेवरी ख़त्म कर रहे हैं। बट ऐसा है ना, एक्चुअली इंडिया में कभी था ही नहीं। इंडिया में कभी इस लेवल की स्लेवरी थी नहीं जितना इन्होंने उस एक्ट में बताया था। इंडिया में स्लेवरी थी बट इंडिया से कई गुना ज़्यादा स्लेवरी यूएसए में प्रेजेंट थी उस टाइम। इनफैक्ट यूरोप में भी इंडिया से कई ज़्यादा स्लेवरी थी। तो हम कह सकते हैं ये बस एक ऑप्टिक्स था, ये दिखाने के लिए कि इंडिया बहुत ज़्यादा बेकार कंट्री है। इंडिया को डिफेम करने के लिए ये लॉ पास किया गया था 1843 का, ताकि वो इंडिया को डिफेम कर सकें। इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कॉमर्शियल राइट्स थे वो भी छीन लिए गए। जैसे हमने पुराने वाले में पढ़ा था कि उनको क्या दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कॉमर्शियल राइट्स थे। लेकिन इससे इस वाले एक्ट से 1833 के एक्ट से कॉमर्शियल जो राइट्स थे वो भी छीन लिए गए। अब कॉमर्शियल राइट भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं बचे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल एक ट्रस्टी के रूप में बना दिया गया। ये बोल दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ब्रिटिश क्राउन की एक ट्रस्टी है जो कि इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रही है ब्रिटेन की। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक कंपनी ही बच गई थी। अब वो केवल एक कंपनी थी, कोई उसमें इन्फ्लुएंशियल लोग इतने नहीं बचे थे। ज़्यादा कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट का आ चुका था। इसी एक्ट से सेंट हेलेना आइलैंड को मिला लिया गया। सेंट हेलेना आइलैंड है एक, जो कि साउथ अटलांटिक ओशन में पड़ता है। साउथ अटलांटिक ओशन में सेंट हेलेना एक आइलैंड है। ये पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का था, फिर बाद में इसको क्राउन ने ले लिया अपने अंडर। क्यों ले लिया क्राउन ने? क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सेंट हेलेना आइलैंड बहुत एक इम्पोर्टेंट आइलैंड था, क्योंकि जो भी ट्रेडिंग शिप्स होती थी वो यहाँ पर फ्यूलिंग का काम करती थी, यहाँ पर फ्यूल भरवाती थी। इसलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट
था और इसी को सेंट हेलेना आइलैंड क्योंकि लिया था इसलिए इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। कंप्लीट एंड ऑफ मोनोपोली। 1813 में ऑलमोस्ट एंड था, लेकिन 1833 में कंप्लीट एंड कर दिया। मतलब टी और चाइना के साथ जो ट्रेड हमने पहले बचा के रखी थी वो अब यहाँ पर कम्प्लीटली उसको एंड कर दिया गया। इस एक्ट ने एक और काम करने की कोशिश की। इसने क्या किया, इसने एक अटेम्प्ट किया कि वो सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम होता है उसमें सिविल सर्विस एग्ज़ाम उसमें थोड़ा ओपन कंपटीशन लेकर आए। ओपन कंपटीशन लेकर आए सिविल सर्विस एग्ज़ाम में। ये इसने अटेम्प्ट किया बट ये भी फेल हो गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया, तो ये एनफोर्समेंट में नहीं ला सके। होता क्या था उस टाइम पर, सिविल सर्विसेज जो थी उस टाइम की सिविल सर्विसेज दो पार्ट में डिवाइडेड थी। एक थी लोअर सिविल सर्विसेज और एक थी हायर सिविल सर्विसेज। लोअर सिविल सर्विसेज जो थी वो सबके लिए ओपन थी। ओपन एक एग्ज़ाम होता था, जो भी एग्ज़ाम को पास करेगा उनको मिल जाया करती थी लोअर सिविल सर्विसेज। लेकिन जो हायर सिविल सर्विसेज थी उनको हम कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं। कोवेनेटेड सिविल सर्विसेज भी बोलते हैं। ये क्या होता था, इसमें कोई ओपन एग्ज़ाम नहीं होता था। ओपन एग्ज़ाम नहीं था इसमें, कोई भी ओपन एग्ज़ाम नहीं था इसमें। पैट्रोनेज के ज़रिए लोगों को सेलेक्ट किया जाता था। इसका एक मेथड था कि एक कॉलेज था, हेलेब्यूरी कॉलेज था एक। ये जो कॉलेज था इसमें जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, इस कॉलेज में एडमिशन लेकर जो भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा वो डेफिनेटली हायर सिविल सर्विसेज में जाएगा। इसी को हम बोलते थे हेलेब्यूरी पैट्रोनेज। क्या बोलते थे, हेलेब्यूरी पैट्रोनेज। हेलेब्यूरी पैट्रोनेज एक सिस्टम था सिविल सर्वेंट को अपॉइंट करने का ईस्ट इंडिया कंपनी में। इस सिस्टम में क्या होता था, अपॉइंटमेंट्स जो भी दिए जाते थे सिविल सर्वेंट्स को वो दिए जाते थे पैट्रोनेज के बेसिस पर। यानी कि कोई भी इन्फ्लुएंशियल है, कोई भी जो वेल्थी इंसान है उसी के बच्चों को क्या दी जाएगी, हायर सिविल सर्विस में जॉब दी जाएगी। और यही उसकी क्वालिफिकेशन होती थी। उसमें कोई भी ग्रेजुएशन जो थी, मतलब मेरिट से क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं था कि आप कितने पढ़ने में अच्छे हो। नो मैटर, आप अगर इन्फ्लुएंशियल के बेटे या बेटी हो तो आपको हायर सिविल सर्विसेज में, और आपने हेलेब्यूरी कॉलेज से पढ़ाई की है तो आपको आराम से हायर सिविल सर्विसेज में एडमिशन पोस्ट मिल जाएगी। तो यही था और इसी की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा खुश थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को हम कह सकते हैं अलाइव रख रहा था, क्योंकि हायर जो सिविल सर्वेंट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉयल भी थे, बहुत ज़्यादा लॉयल थे। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी आराम से रह पा रही थी इंडिया में। अब नेक्स्ट एक्ट आता है एक्ट ऑफ 1853। एक्ट ऑफ 1853 में क्या होता है, इंडियन सिविल सर्विस ये इंट्रोड्यूस होता है एक्ट ऑफ 1853 से। एक कमेटी आती है, मैकेले कमेटी ऑफ 1854।
ये 1854 की जो मैकले कमेटी होती है वो इंडियन सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करती है। ये इंडियन सिविल सर्विसेज था वो प्योरली एक मेरिट बेस्ड सिस्टम था, प्योरली एक मेरिट बेस्ड सिस्टम था सिविल सर्विसेज का इंडिया में। जो पहले हमने पढ़ा था हेलिबरी पैट्रोनेज, इसको ख़त्म करता है और एक अच्छा एक सही सिस्टम लेकर आता है इंडियन सिविल सर्विस का, जिसको आज हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं। उसी का ये बोल सकते हैं पूर्वज टाइप, क्योंकि इंडियन सिविल सर्विसेज से हमारा यूपीएससी निकल कर आया है। इसमें हम हर बार पढ़ रहे थे कि हर बार क्या होता था, हर एक्ट में 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड मिल जाता था ना, 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड मिल जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। बट इस बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, इसको 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड नहीं करके इसको इंडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया। इंडेफिनेट पीरियड के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना, मैं इनफाइनाइट पीरियड नहीं कह रही हूँ, मैं इंडेफिनेट पीरियड कह रही हूँ, मतलब अनिश्चित पीरियड के लिए। क्या पता कल ही ख़त्म हो जाए, और क्या पता कुछ सालों में ख़त्म हो, या क्या पता ऑलवेज चलता रहे। इनडेफिनेट है, कोई भी उसका फिक्स नहीं है, इंडेफिनेट पीरियड के लिए इसको कर दिया गया। ठीक है, यानी कि कभी भी अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में है, वो कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को जब चाहे जब फिनिश कर सकते हैं। इसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो था, और गवर्नर जनरल काउंसिल की दो पावर्स होती थी, एक होती थी लेजिस्लेटिव पावर और एक होती थी एग्जीक्यूटिव पावर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बताया इस एक्ट के थ्रू। मतलब दिस एक्ट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन से एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग किया। ठीक है, अब आता है एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये आता है जिसको हम गुड गवर्नमेंट एक्ट भी बोलते हैं। इसमें हम क्यों बोलते हैं गुड गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें हमें एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फिर अनसरेबल गवर्नमेंट मिली थी इसको, इसलिए इसको गुड गवर्नमेंट एक्ट भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। एंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।